नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। 40 साल बाद प्रारंभ होगा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो घटित होता है उस पर पैनी नजर रखकर साहित्य साधक शब्दों से साहित्य की सर्जना करते हैं। तदुपरांत साहित्य पत्र पत्रिकाओं का अभ्युदय होता है। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर साहित्य के मनीषियों ने 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। वह उसका प्रथम अंक जनवरी 1900 में निकाला गया था, परंतु 1980 के बाद आर्थिक अभाव व विभिन्न विसंगतियों के कारण सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया। यह वह पत्रिका है जिसका गुरुत्तर संपादन हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। सहयोग में कई अन्य विद्वज्जन भी थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यिक मनीषी थे जिनके नाम से हिंदी साहित्य का एक युग प्रारंभ हुआ, जो कालांतर में द्विवेदी युग के नाम से विख्यात हुआ। इस पत्रिका का संपादन 1980 के बाद बंद हो गया। साहित्यिक अभिरुचि वालों के लिए अच्छी खबर है कि इस पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है, जिसका विमोचन 17 अक्टूबर शनिवार को होगा। इसी मुद्दे पर हिंदुस्तानी अकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह, संस्थापक शाप रिपोर्टर पत्रिका की बातचीत हुई। इस दौरान हिंदी के प्रकांड विद्वान पंडित उदय शंकर दुबे जी ने हिंदुस्तानी अकेडमी में उपलब्ध पांडुलिपियों के अनुवाद करने की बात भी कही। साहित्यकारों की उधर रुचि नहीं थी, उसके कारण तो उसका पुनर्प्रकाशन 40 साल बाद हो रहा है। तो उसके अवसर पर ही ये आज गोष्ठी आयोजित हुई थी कि सरस्वती पत्रिका का हिंदी के गद्य के विकास में क्या योगदान रहा है, उसी पर ये गोष्ठी हुई, आज आयोजित हुई है। और इस गोष्ठी में मुख्य रूप से द्विवेदी जी का जो आचार्यत्व था, जो वो रास्ता दिखाते थे बड़े बड़े लेखकों को, जैसे मैथिली गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम हैं, ये दोनों लोग खड़ी बोली के पहला महाकाव्य लिखने वाले लोग हैं। जो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने लिखा, साकेत महाकाव्य मैथिली गुप्त ने लिखा। ये दोनों लोग द्विवेदी जी के नेतृत्व में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अपनी कविता यात्रा कर रहे थे। उसमें जो खामियां थी, जो कमियां थी, द्विवेदी जी बराबर उनको बताते थे। उन्हीं को लेकर के आज ये गोष्ठी आयोजित हुई थी। उस समय का जो गद्य था, क्योंकि पद्य का युग था, तो गद्य का विकास द्विवेदी जी ने कैसे किया, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। अच्छा, अभी आपने अपने उद्बोधन के दौरान ये कह रहे थे कि ये सरस्वती पत्रिका का पुनः प्रकाशन संपादन का कार्य 40 वर्ष बाद हो रहा है, और इसमें कौन कौन से लोग सहयोग कर रहे हैं? संपादक कौन बना है, सह संपादक कौन है, उनके बारे में बता दें। ये आर्थिक अभाव के कारण ये पत्रिका बंद हो गई थी। इसको एक घोष परिवार जो बंगाल का रहने वाला है, यहाँ पर बहुत दिनों से प्रयाग में रहता है, वही परिवार पुनः प्रयास किया और इसमें दो बड़े विद्वान शामिल हुए, जिसमें संपादक के रूप में डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल, जो दिल्ली केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के दिल्ली कार्यालय में रहते हैं, वे इसके संपादक हैं। और अनुपम परिहार जी, जो इस महानगर के बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं, उसके सह संपादक हैं। अभी एक चर्चा और आपने किया कि अपने हिंदुस्तानी अकेडमी में वर्षों से पढ़े हुए जो पांडुलिपियाँ थी, उस पर आप काम करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया है। उसमें कोई द्विवेदी जी की चर्चा की, तो वो द्विवेदी जी को उनके बारे में जरा से बता दें। वस्तुतः मैं यहाँ 2 वर्ष से लगभग 2.5 वर्ष हो गया यहाँ कार्य करते हुए। मुझे बताया गया कि यहाँ पर 361 पांडुलिपियाँ हैं, और उसका मैंने फिर फिजिकली उसका परीक्षण भी किया। तो 361 पांडुलिपियाँ हमारे हिंदुस्तानी अकेडमी में आज भी हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्पर्श तक नहीं किया गया। उस पर विमर्श और काम करने की बात ही दूर है। फिर एक दिन मेरे मन में आया और लोगों को बैठा करके, अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको बैठा करके मैंने चर्चा किया। ये चर्चा लगभग 1 महीने तक चलती रही और अंत में ये तय किया गया कि उसमें संस्कृत और हिंदी दोनों की पांडुलिपियाँ हैं। तो पहले हिंदी की पांडुलिपियों पर काम किया गया। ऐसी हिंदी की अभी तक 50 पांडुलिपियाँ मिली हैं, जिनके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, अकेडमी ये कहना चाहती है
कि हमारा जो साहित्यिक धरोहर है बहुत बड़ा है और उस धरोहर को हम प्रकाश में नहीं ला पा रहे हैं। लगभग 1 शताब्दी पूरा करने जा रही है एकेडमी और लगभग 1 शताब्दी से वो पांडुलिपियाँ यहाँ पड़ी हुई भी है। आज वह एक सुखद घड़ी आई है कि जब ये 3 पांडुलिपियों पर काम होने जा रहा है। इस संदर्भ में मैं लगभग 2 वर्षों तक प्रयास करता रहा, पर पंडित उदय शंकर दुबे जो पूरे देश में पांडुलिपियों के विशेषज्ञ के रूप में ख्यात हैं, जो मेरे बगल में यहाँ बैठे हुए भी हैं, आज उनसे मैंने विचार विमर्श किया और एकेडमी में उनका आह्वान किया कि आप आइए और आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। इन्होंने विचार विमर्श के क्रम में इन्होंने बहुत से सुझाव दिए। उन सुझावों पर अगले दिनों हम लोग अमल करेंगे और उन पांडुलिपियों को एकेडमी स्वयं प्रकाशित करेगी। उसका खंडशः 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, इस तरह हमारे लिए जो उपयोगी पांडुलिपियाँ हैं, सभी को तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारी उपयोगी पांडुलिपियाँ हैं उस पर हम काम करना चाहते हैं। और ये बहुत सुखद संयोग है कि पंडित आप एक बगल में बैठे हुए हैं पंडित उदय शंकर दुबे। हाँ, पंडित उदय शंकर दुबे जी, पंडित उदय शंकर दुबे जी, ये पूरे देश में अभी अमेरिका से कोई एक वेबिनार आया था पांडुलिपियों पर, रामकथा पर। तो ये रामकथा के मर्मज्ञ हैं, रामचरितमानस। हाँ, रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं और बुंदेली इत्यादि में जो रामचरितमानस की तमाम प्राचीन प्रतियां हैं उसको बराबर एक खोजते रहते हैं। कुछ बातें मैंने दुबे जी से भी कर दिया और हमारे बगल में बैठे हुए चाहूँगा कि इनसे भी कुछ बातें आप करें। दुबे जी, पांडुलिपियों को आप किस तरह से कलेक्ट करते हैं, उसमें से कैसे छांटते हैं, इसके बाद क्या उसमें से निकाल के क्या बनाते हैं, क्या आपको कैसा है कि हमारे हिंदी की जो पांडुलिपियाँ हैं हमें 8वीं शताब्दी से मिलती हैं। उसकी भाषा थोड़ी कठिन है और इसके बाद किस भाषा में होती है वो? 14वीं शताब्दी से जो पांडुलिपियाँ हैं वह हरिचरित ग्रंथ यहाँ से छपा है, समझे ना आप। यहाँ से ये मराठा ग्रंथ दोहा चौपाई में छपा है। तुलसीदास तो उसके 150 साल बाद रामचरित मानस वो सबसे पहले लिखा गया। इस तरह से देश के विभिन्न अंचलों में हमें बहुत सी पांडुलिपियाँ लिखी जिसमें नागरिक सभा की ओर से मैं पूरे राजस्थान, बिहार और ये आपके बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ इन सब क्षेत्रों में जा करके बिहार में बहुत पांडुलिपियाँ मिलती हैं, विचित्र विचित्र पांडुलिपियाँ मिलती हैं जिसकी हम लोगों को जानकारी भी नहीं है, लेकिन उनका संपादन करना बड़ा कठिन कार्य है। आप हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर लगभग 80 साल से एक कवि की जो राजस्थान का था 70 किताबें हैं, जिसमें से यह बधा का बधा रह गया यहाँ और एक भी पुस्तक उसमें से छपी नहीं। संस्थान ने भाई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी इसी तरह से 361 जो आपने बताया वह भी अभी मैं देख रहा था उसमें से, समझे ना आप, जब कि क्यों बधी है, जैसे बधी थी उस तरह से बधी है। तो जब तक उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा, लोग जानेंगे नहीं कि कौन कौन सी यहाँ किताबें हैं, तब तक कैसे मालूम होगा। और उसके बाद संपादन करके प्रकाशित करना थोड़ा ये कठिन कार्य आपने अपने कंधों में ले रखा है। आपने सौंप दिया, हम काम कर देंगे भाई, जैसे और किए हैं वैसे और भी कर देंगे। अभी आपने शुरुआती दौर में कितनी पांडुलिपि आपने सिलेक्ट किया है? हाँ, कितने? अभी तो हम आज आए हैं और आज अभी एक किताब हमने देखा ऐसे पलट करके। अभी तो हम 2 बजे जो पांडुलिपियाँ हस्तलिखित हैं, हस्तलिखित वो किस भाषा में है? देवनागरी में है, देवनागरी में। जैसे आप 8वीं शताब्दी, सुनिए, ऐसा है कि पूरे इलाहाबाद से आगे हम बनारस बढ़ते हैं, बनारस से बिहार तक एक दूसरी लिपि चलती है, वो कैथी, समझे ना, वो कैथी लिपि सब नहीं पढ़ पाएंगे, है नागरी ही वो भी। और कभी कभी ऐसे भी ग्रंथ मिलते हैं बनारस में जो कैथी और नागरी मिश्रित लिखते हैं, उनको पढ़ना थोड़ा सरल होता है। जैसे कैथी में दीर्घ ई का प्रयोग है, रस का नहीं है, आप पढ़िए तो अपना हल कर दीजिए। ऐसे वहाँ अक्षर थोड़े अलग कर दिए हैं, वो कायस्थों की देन है। गाजीपुर में एक प्रसिद्ध स्थान है कैथी, बनारस के बगल में है। हाँ, हम वहाँ गए, वहाँ के महादेव बहुत प्रसिद्ध है दर्शन करने के लिए। कायस्थों की बहुत बड़ी बस्ती थी, उन लोगों ने 14वीं शताब्दी में उस लिपि को परिवर्तित कर दिया
क्योंकि रियासतों में उनको काम करना था, इससे और लोग न उसको पढ़ पाए, इस उद्देश्य से उन्होंने किया। आप अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय यह है कि मैं हमारे पूर्वज थे पंडित राम गुलाम द्विवेदी, जो राम से तुलसी साहित्य के मर्मज्ञ खोजी, राजापुर के जो हाथ की लिखी पति अयोध्याकांड है, वहाँ से जा करके उन्होंने पहले खोज की उस पुस्तक की। रसिक संप्रदाय, हाँ, रसिक समुदाय, रसिक उनके की पुस्तक में है। हाँ, पंडित राम गुलाम कई ग्रंथ भी उन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखा, लेकिन मुख्य कार्य उनका था रामचरितमानस और तुलसी का अन्य साहित्य। 12 को उसने प्रामाणिक माना और आज हम सब लोग 12 ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हैं। तो पंडित राम गुलाम द्विवेदी के खानदान में 6वीं पीढ़ी में होने जाए, शायद हम तो यही मानते हैं कि वंशानुगत हमें मिला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदय शंकर दुबे है और मेरे पास ऐसे मेरे पिताजी ने एक पांडिक खरीदा है जिसकी कीमत बहुत अधिक भारत सरकार की ओर से पांडिक विषय में वायदे दिए। हम हाथ जोड़ के कि मैं यह प्रति आपको नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप कभी आएंगे तो हम उस प्रति को दिखा देंगे, डॉक्टर देखिए ये प्रति है। ठीक है, बहुत बहुत और धन्यवाद। 4 किलो वजन है उसका। बतौर अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम तथा 50 पांडुलिपियां का चयन अनुवाद करने हेतु आदरणीय दुबे जी ने किया है। आगे इस कार्य को और तेजी प्रदान की जाएगी। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।